आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 141। जब जय और सारा चौथे फ्लोर पर घूम रहे थे तभी जय को गॉडफादर की आवाज़ सुनाई देती है। वे कहते हैं, इस दुकान पर कुछ ऐसा है जय जो तुम्हें खरीदना चाहिए। जय ये सुनकर चलते चलते एक दुकान के सामने रुक जाता है। वह उस दुकान की ओर देखता है। उस पर बहुत सा सामान रखा हुआ था, जैसे ब्लड सॉल्ट, मॉन्स्टर कोड और कुछ हर्ब्स की शीशियाँ। वहीं जय को रुकते हुए देखकर सारा भी रुक जाती है। गॉडफादर उसे माइंड स्पेस से ही उस चीज़ की तरफ इशारा कर देते हैं। वे जहां पर इशारा करते हैं वहां पर कुछ चीनी मिट्टी की बोतल रखी हुई थी जिन पर हरित लवण लगा हुआ था। ये हरित पत्थर का अलग तरह का उपयोग है जिसमें हरित पत्थर की विशेषताओं को चीनी मिट्टी के साथ मिलाकर एक उच्च किस्म का बर्तन बनाया जाता है जो एक उच्च किस्म का पदार्थ संरक्षक होता है। इस तरह की बोतल आकार में छोटी होती हैं और उनका कुछ औषधियों का रस या कुछ लवण युक्त औषधियों को संरक्षित करने में किया जाता है। जय जिन बोतलों की ओर देख रहा था उनमें एक पदार्थ आइस लोट्स लिक्विड रखा हुआ था। यह आइस लोट्स का द्रव है जो करीब 500 साल पुराने हो चुके आइस लोट्स से निकलता है। लेकिन ये जय के काम का नहीं था। गॉडफादर ने जिस बोतल की तरफ इशारा किया था वह बिल्कुल आइस लोट्स जैसे द्रव से ही भरी हुई थी, लेकिन वह आइस लोट्स लिक्विड नहीं था। वह एक ब्लू फ्लैम लोट्स नामक औषधि का द्रव था। बहुत से आइस लोट्स के बीच में एक ब्लू फ्लैम लोट्स होता है और ज़्यादातर परिस्थितियों में ये नहीं पाया जाता। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तभी आप कोई ब्लू फ्लैम लोट्स देख पाएंगे। ये बहुत ही दुर्लभ होता है और इससे द्रव निकलने के लिए इसकी उम्र लगभग 5000 से 7000 साल के बीच होनी चाहिए। आमतौर पर हकीम और एल्केमिस्ट्स इन चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाते, इस वजह से और भी ज़्यादा दुर्लभ हो जाती हैं। चूंकि जय को सिखाने वाले गॉडफादर हैं, इसलिए साफ है कि जय इनमें आसानी से फ़र्क कर सकता है। वह उस दुकानदार के पास जाता है और कहता है, सुनिए, इन आइस लोट्स लिक्विड की बोतलों की कीमत कितनी है। वह दुकानदार सबसे पहले जय को देखता है, फिर उसकी नज़र सारा पर जाती है, जिससे वह पहले जो कहने वाला था उनमें और विनम्रता लाते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको कितनी बोतलों की ज़रूरत है। जय उसकी बात सुनकर कहता है, मुझे ये सारी बोतल चाहिए। ये सुनकर वह दुकानदार पहले तो हैरान होता है, फिर खुश होते हुए कहता है, जी सर, मैं अभी बताता हूँ। इसके बाद वह कुछ हिसाब करता है और फिर जय से कहता है, जी, इन सब के मिलाकर आपके 60 निम्न गुणवत्ता के सनस्टोन होंगे। सारा जय से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि जय फालतू में तो अपने पैसे खर्च करेगा नहीं, शायद उसने कुछ सोचा होगा। ये सोचकर वह चुप हो जाती है। वहीं जय अपनी स्टोरेज रिंग से 60 सनस्टोन निकालता है और उसे उस दुकानदार को दे देता है। जय उन सभी बोतलों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और रही बात उस चीज़ के उपयोग की तो वो गॉडफादर उसे बाद में बता ही देंगे, उसकी कोई चिंता ही नहीं। ये सोचते हुए वह उन बोतलों को रख लेता है। इसके बाद वह सारा के साथ उस पूरे बाजार में कुछ देर तक घूमता है, जहां पर वह अपनी ज़रूरत का सारा सामान खरीद लेता है। कुछ देर बाद वे दोनों उस बाजार से बाहर निकलते हैं और फिर पूरे विक्टर मार्केट से बाहर निकलने के बाद जय सीधा होलकर नीलामी घर में जाता है और सारा भी उसके साथ जाएगी, ये तो पक्की बात है। कुछ ही देर में वे दोनों होलकर नीलामी घर में पहुंच जाते हैं। ये ब्रांच मिंग सिटी में मौजूद ब्रांच से काफ़ी छोटी थी, लेकिन यहाँ पर भी भीड़ की कोई कमी नहीं थी। जय उस बिल्डिंग में घुसता है तो पाता है कि वहाँ पर काम करने वाले भी उतने ज़्यादा नहीं हैं। 3 काउंटर पर बैठने वाली लड़कियाँ, 5 फॉर्मेशन मास्टर और कुछ एल्केमिस्ट के साथ वहाँ पर मुश्किल से 35 से 40 कर्मचारी मौजूद थे। जय काउंटर के पास मौजूद एक लड़की के पास जाता है और कहता है, मिस, मुझे ये सारा सामान चाहिए था, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये यहाँ पर मौजूद है या नहीं। जय के सवाल पर वह लड़की उसे उसी विनम्र अंदाज में जैसा उसे सिखाया गया है जवाब देती है, जी सर, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं कुछ देर में आपको जवाब देती हूँ। ये कहकर वह जय के हाथ से उस पर्चे को लेती है और भीतर चली जाती है। वहीं जय वहाँ पर खड़ा होकर इंतज़ार करने लगता है। इस वक्त बाहर से कुछ लोगों की हंसने की आवाज़ आती है और पता नहीं ये हंसी जानी पहचानी लग रही थी। कुछ ही देर में ये हंसी उस जगह के भीतर पहुँच जाती है। ये हंसी कुछ लड़कों की टोली से आ रही थी। ये टोली बहुत ही जानी पहचानी थी। जय इस टोली को देखकर थोड़ा हैरान होता है। वह सोचता है, आज ये लोग मेरे आसपास ही क्यों भटक रहे हैं, इन लोगों को कोई और काम नहीं है क्या। ये लड़के और कोई नहीं बल्कि वही हैं जिनसे वे मार्केट में घुसने से पहले मिले थे, रॉबिन और उसके कुत्ते। इन सब में डिविलिस फैमिली के 2 नमूने भी शामिल थे। वे यहाँ पर कुछ आर्मर खरीदने आए थे। जैसे ही उनकी नज़र जय और सारा पर पड़ती है, वे रुक जाते हैं। रॉबिन आगे बढ़ता है और कहता है, प्रिंसेस सारा, आप यहाँ कैसे? क्यों तुमने ये जगह खरीद रखी है? सारा अपने अंदाज में जवाब देती है,
रॉबिन को मानो इसी जवाब की उम्मीद थी। वह ज़्यादा नहीं सोचता और फिर कहता है, प्रिंसेस, आपका इस तरह किसी अनजान लड़के के साथ घूमना सही नहीं है। ये सुनकर सारा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह कहती है, मैं किसके साथ घूमूं और किसके साथ नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम मुझसे बात न करो, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। सारा से इस तरह की बात सुनकर रॉबिन को गुस्सा आ गया था, लेकिन वह सारा से कुछ भी नहीं कह सकता था, इसलिए जय की तरफ मुड़ता है और कहता है, लड़के, अगर तुम्हें अपने हाथ पैर सलामत रखने हैं तो सारा से दूर रहो। चटाक, परेशानी ही परेशानी। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 142। जय और सारा होलकर नीलामी घर में पहुंच गए थे, जहां पर जय ने वहां की एक कर्मचारी को अपने सारे सामान का पर्चा दे दिया था। जब वे इंतजार कर रहे थे तभी बाहर से कुछ लड़कों की टोली आती है और ये टोली किसी और की नहीं, रॉबिन साल्वे की थी। जब रॉबिन सारा को वहां पर देखता है तो वह हर बार की तरह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे हर बार की तरह चुप करा देती है। जब उसका सारा पर कोई भी बस नहीं चलता तो वह जय की तरफ मुड़ता है। वह कहता है, लड़के, अगर तुम्हें अपने हाथ पैर प्यारे हैं तो तुम सारा से दूर ही रहना। जय उसकी बात सुनकर अपना माथा पीटता है और फिर कहता है, तुम लोगों को इतना अहंकारी बनने की सीख देता है कौन है? बस थोड़ी सी ऊंची फैमिली में पैदा क्या हो गए तुम लोग, खुद को इतना बड़ा 30 मार खान समझते हो कि तुम्हारे आगे कोई बोल ही नहीं सकता है। लेकिन मेरी बात अलग है, अगर तुम लोगों को मुझसे पंगा लेना है तो पीछे खड़े उस लड़के, क्या नाम है उसका? हाँ, शंकर सिविलिस। नहीं डिविलिस? हाँ, डिविलिस से पूछ लो। जय की बात पर सभी लड़के शंकर की ओर मुड़ते हैं और उसे देखते हैं। वही शंकर भी थोड़ा अजीब महसूस करता है, फिर उसे जय पर गुस्सा आता है। वह कहता है, तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने उस वक्त मुझ पर कायरों की तरह हमला किया था और तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबसे जीत सकते हो? जय उसकी बात सुनकर अपनी आंखें तिरछी करता है और कहता है, क्यों ना आजमा लिया जाए। ये कहते हुए वह अपनी स्टोरेज रिंग से उसी हथौड़े को निकालता है जिससे उसने शंकर की पिटाई की थी। इस हथौड़े से मानो शंकर को ट्रोमा हो गया था। वह इस हथौड़े को देखकर तुरंत भीगी बिल्ली बन जाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। वहीं रॉबिन ये सब देखता है और फिर कहता है, वो तो तुम उन लोगों में से हो जो भुगतने से पहले सुधरते नहीं हो। जय कहता है, मुझे समझाने से पहले सोच लेना, क्योंकि कभी कभी भुगताने वालों को खुद को भुगतना पड़ता है। जय की बात पर रॉबिन हंसता है और फिर कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ से सामान ले जाकर दिखाओ। ये कहता है और वह एक कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ से वह एक बूढ़े आदमी के साथ बाहर आता है। वह बाहर आकर उस आदमी के साथ काउंटर पर खड़ा हो जाता है। जय भी ये देखता है, लेकिन वह इस सब को नज़रअंदाज कर देता है। करीब 5 मिनट के बाद वह कर्मचारी जिसने जय से पर्ची ली थी अपने साथ एक अलग तरह की पैकिंग में सारा सामान लेकर आती है। उसमें हर्ब्स के अलग अलग जगह बनी हुई थी। इसके साथ ही वे सभी हरित पत्थर के लिक्विड से सुरक्षित भी थी। वह उस सारे सामान को लाती है और काउंटर पर रख देती है। जय भी आगे बढ़ता है और उस कर्मचारी के पास चला जाता है। वह कर्मचारी कहती है, सर, आपका सारा सामान 150 सनस्टोन का हुआ। इस कीमत को सुनकर सभी लोग भौंचक के रह जाते हैं। 150 सनस्टोन करीब 15 मिलियन गोल्ड कॉइन जितने होते हैं। वे जय की तरफ देखते हैं। सबसे पहले तो वे लोग उसे किसी बड़े खानदान का वारिस सोचने लगते हैं, लेकिन रॉबिन का दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि शायद सारा ने उसे इतने पैसे उधार दिए हैं। वह उस आदमी को इशारा करता है। वह आदमी आगे बढ़ता है और काउंटर के पास जाकर कहता है, रीना, ये सारा सामान पहले से ही बुक है, इसलिए तुम ये इस ग्राहक को नहीं दे सकती, और इस सामान का सारा स्टॉक बुक है। वह कर्मचारी उस आदमी को देखती है और फिर कहती है, लेकिन सर, मैंने चेक कर लिया है, कोई भी बुकिंग नहीं। उसकी पूरी बात खत्म होने से पहले ही वह आदमी गुस्सैल अंदाज में कहता है, तुमसे जो कहा गया है तुम वो करो। उसकी इस बात को सुनकर वह लड़की थोड़ा घबरा जाती है। वहीं जय भी उस आदमी को गुस्से में देखता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। वह कहता है, तुम पक्का ये सामान मुझे देना नहीं चाहते? वह आदमी कहता है, तुम हो कौन? और मैंने कहा ना, सारा सामान बुक है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। अब हमारा वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी यहाँ से निकलो। उसकी बात सुनकर जय अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोल्डन रंग का टोकन निकालता है और उसे उस आदमी को दिखाता है और पूछता है, ये देखने के बाद भी नहीं? उस टोकन को देखकर वह आदमी कहता है, तुम दिखा तो इसे ऐसे रहे हो मानो ये सुप्रीम कार्ड है। मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और इस तरह का कार्ड दिखाकर कोई सामान ले लेता तो हर कोई यहाँ पर इस तरह की कार्ड बनवा कर आ जाता। वह कार्ड जय की रीना होलकर ने दिया था और कहा था कि यदि वह ये कार्ड किसी भी होलकर नीलामी घर की ब्रांच में दिखाएगा तो उसे एक सुप्रीम गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसे सबसे पहले सामान उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन शायद यह आदमी इस कार्ड को नहीं पहचानता है। जय को अपनी जगह से हिलते हुए न देखकर वह आदमी जय को जबरदस्ती हटाने के लिए आगे बढ़कर धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि यह सब हो पाता, चटा, एक जोरदार चांटे की आवाज़ गूंजती है, जिसकी वजह से सभी का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है। इस चांटे की आवाज़ के साथ ही किसी के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आती है।
जब सभी लोग उस आदमी को देखते हैं तो वे पाते हैं कि वह होलकर नीलामी घर में काम करने वाला आदमी था। वह आदमी इस थप्पड़ को खाने के बाद जमीन पर जाकर गिर गया था और अभी तक उसे पता भी नहीं चला था कि वह किस वजह से गिरा था। साले 2 कोड़ी के लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, सभी गार्ड्स पकड़ो इस लड़के को और इसके हाथ पैर तोड़ दो। ये सुनकर बाहर खड़े गार्ड्स भीतर आते हैं, लेकिन इस वक्त एक और आवाज़ सुनाई देती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 143। जय और सारा होलकर नीलामी घर से कुछ औषधियाँ और अन्य सामान खरीदने के लिए आए थे, जहाँ पर उनका सामना रॉबिन साल्वे से हो जाता है। रॉबिन अपनी जान पहचान के एक आदमी से कहकर जय को सामान दिलवाने से मना कर देता है। ये देखकर जय अपने सुप्रीम कार्ड को दिखाता है। उस सुप्रीम कार्ड को कोई भी तो पहचान नहीं सकता था, लेकिन उस कार्ड में एक खासियत थी कि जब वह कार्ड किसी भी होलकर नीलामी घर में दिखाया जाता है तो उस ब्रांच का प्रेसिडेंट अपने आप उसकी उपस्थिति का पता लगा लेता है। जय ने भी यह सोचकर उस कार्ड को निकाला था, लेकिन उसके इंतजार करने से पहले ही वह आदमी जय को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस वजह से वह एक शानदार और दिव्य अंदाज में थप्पड़ खाता है। उस थप्पड़ की गूंज में वह गार्ड्स को जय को बाहर निकालने का हुक्म दे देता है, लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स कुछ कर पाते एक आवाज़ आती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? इस आवाज़ को सुनकर जय की तरफ बढ़ रहे गार्ड रुक जाते हैं और उनके साथ साथ बाकी सभी लोग भी उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं। जय जब उस दिशा में देखता है तो पाता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, जिसके सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं और दाढ़ी के आधे बाल सफ़ेद और आधे सफ़ेद होने वाले हैं, लेकिन वह इंसान शरीर से पूरी तरह फिट था। जय उस इंसान की आभा से ही समझ जाता है कि वह इस ब्रांच का हेड है। वहीं जब रॉबिन का आदमी प्रेसिडेंट को देखता है तो वह तुरंत अपने आप को सही स्थिति में लाता है और फिर प्रेसिडेंट के पास जाकर कहता है, प्रेसिडेंट आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट उसे घृणा भरी नज़रों से देखता है और फिर कहता है, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मैं कहाँ आऊँ और कहाँ नहीं? चुपचाप बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। प्रेसिडेंट की बात सुनकर वह आदमी अपने आप को थोड़ा झुकाता है और कहता है, माफ़ी प्रेसिडेंट, मेरा वह कहने का मतलब नहीं था। मतलब छोड़ो, जो पूछा है वो बताओ। जी प्रेसिडेंट जी, ये लड़का यहाँ पर आकर बवाल खड़ा कर रहा है। इसने मुझ पर हाथ भी उठाया जब मैंने इसे यहाँ से जाने को कहा। उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट जय की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो क्या परेशानी खड़ा कर रहा है ये यंग मास्टर? उसकी बात पर उस आदमी को समझ नहीं आता क्या कहे। ये सब उसकी ही करनी थी, लेकिन उसे लगा था कि प्रेसिडेंट उसकी बात मानकर सीधा जय को सजा देंगे और अपने काम में लग जाएंगे। उसे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट इस तरह से मामले की गहराई तक जाएंगे। वह कहता है, ये लड़का हमें नकली कार्ड दिखाकर सारा सामान खरीदना चाहता था और मुझसे बदतमीजी भी की। आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं प्रेसिडेंट, मैं इस मामले को संभाल लूँगा। उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट उसकी तरफ एक घृणा भरी नज़र देते हैं और फिर जय की तरफ देखकर कहते हैं, तुम संभाल लोगे वो तो दिख रहा है हूँ। क्या मैं वो कार्ड देख सकता हूँ यंग मास्टर? उसकी बात सुनकर जय उसी कार्ड को फिर से बाहर निकालता है। उस कार्ड को देखे थी प्रेसिडेंट की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वह तुरंत कहता है, रीना यहाँ आओ और बताओ कि क्या क्या हुआ। तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वह कर्मचारी जो पहले जय के लिए सारा सामान लेकर आई थी आगे आती है और कहती है, जी प्रेसिडेंट, इन यंग मास्टर ने मुझसे कुछ सामान मंगाया था, जिसे लाने के बाद जब मैं उस सामान को इन यंग मास्टर को देने वाली थी तभी मिस्टर विक्की मेरे पास आए और उन्होंने इस सामान को यंग मास्टर को देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सारा सामान पहले से ही बुक है। उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट गुस्से में उस आदमी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह सामान किसने बुक किया है और उसका लेखा जोखा कहां पर है? प्रेसिडेंट की बात पर उस आदमी के सर से पसीने की बूंद गिरने लगती हैं। वह कहता है, जी सर, मेरे पास लेखा जोखा नहीं, लेकिन साल्वे फैमिली ने मुझसे इस सामान की मांग की थी, और नहीं तो आप यंग मास्टर रॉबिन से पूछ सकते हैं। ये कहकर वह रॉबिन की तरफ इशारा कर देता है। रॉबिन भी मामले की नाजुकता को समझता है और फिर कहता है, हाँ मैंने। लेकिन इससे पहले वह अपनी बात पूरी कर पाता प्रेसिडेंट कहते हैं, होलकर हाउस का क्या नियम है, जब तक सामान की बुकिंग रजिस्टर नहीं है तब तक सामान किसी का नहीं है। अब तुम्हारी साल्वे फैमिली इस नियम से बड़ी हो गई, और अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह चीज़ मौजूद ही नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सुप्रीम गेस्ट से इस तरह व्यवहार करने की? तुम्हें आज के बाद यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कहते वह तुरंत गार्ड्स को उस आदमी को बाहर फेंकने का इशारा कर देता है और फिर रॉबिन की तरफ मुड़ता है और कहता है, यंग मास्टर रॉबिन, आपने हमारे सुप्रीम गेस्ट को ऑफेंड किया है, इस कारण हम आपसे कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, आप जा सकते हैं। ये कहकर वह गार्ड्स को उसे और उसकी टोली को भी वहाँ से बाहर निकालने का इशारा कर देता है। ये सब करने के बाद वह रीना की ओर मुड़ता है और कहता है, तुमने हिम्मत कर सच बोला, इस वजह से मैं तुम्हें कार्य में पदोन्नति दे रहा हूँ, तुम आज से मैनेजर हो। ये सुनकर वह कर्मचारी लगभग खुशी से उछलने ही वाली होती है, लेकिन अपने आप को काबू में करती है और कहती है, धन्यवाद प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट भी उसे काम पर लगने का इशारा कर देते हैं। अब वे जय के सामने आते हैं और थोड़ा झुककर माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, यंग लॉर्ड माफ़ कीजिए इस नाचीज़ की वजह से हुई परेशानी के लिए। हम माफ़ी के तौर पर आपको इस सामान पर 50% अलग से छूट देने को तैयार हैं। उसकी बात सुनकर जय समझ जाता है कि यह प्रेसिडेंट यूं ही प्रेसिडेंट नहीं है, उसे व्यापार और नाम कमाने दोनों में ही उन्नत अनुभव है। वह कहता है, नहीं आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट, हर जगह पर इस तरह के लोग होते हैं। मैं केवल यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आया था, इस वजह से आपको कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वह अपने द्वारा लिया गया सारा सामान अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेता है और उस सामान की कीमत काउंटर पर जमा कर देता है। ये देखकर उस प्रेसिडेंट के मन में भी जय के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वह कहता है, यंग लॉर्ड आप चाहें तो हम साथ में चाय पी सकते हैं। उसकी बात सुनकर जय कहता है, अरे आपको इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं फ़िलहाल हंटर सिटी में ही हूँ, इस वजह से आपको सेवा का अवसर ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। ये कहकर वह सारा के साथ उस जगह से निकल जाता है। उनके जाने के बाद प्रेसिडेंट रीना की तरफ मुड़ता है और कहता है, अगली बार जब वे आएँ तो सबसे पहले मुझे जानकारी देना। ये कहकर प्रेसिडेंट वापस से अपनी केबिन की ओर चला जाता है। होलकर नीलामी घर से निकलने के बाद जय और सारा मार्केट में इधर उधर घूमने लगते हैं। जय अपने लिए इस जगह की संस्कृति में बने कपड़े भी खरीदता है और कुछ अन्य आकर्षक वस्तुएं जो भविष्य में उसे किसी को तोहफा देने में काम देंगी। काफ़ी देर तक बाजार में इधर से उधर और उधर से इधर घूमने के बाद वे आखिरकार बाहर निकलते हैं और जय किसी होटल की तलाश में जाने लगता है, लेकिन सारा के जिद करने पर वह उसके साथ विक्टर हाउस में रुकने के लिए मान जाता है। अब वे दोनों गली की रंग बिरंगी रोशनी से होते हुए विक्टर हाउस की तरफ जाने लगते हैं। सभी फैमिली के मुख्य आवाया हंटर सिटी के मध्य में एक वृत्ताकार अंदाज में बने हुए हैं, जिसे देखकर पहले तो जय भी हैरान हुआ था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये अब से नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन समय से है। वह सारा के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सबसे पहले एक मुख्य द्वार बना हुआ था, जो रॉयल सर्कल नाम की उस जगह में घुसने का प्रवेश द्वार है जहां पर विक्टर हाउस बना हुआ है। इस जगह के बिल्कुल बीच में सिटी लॉर्ड का घर है, वहीं उसके चारों ओर चारों बड़ी फैमिली के घर बने हुए हैं। ये जगह करीब 8 की मी त्रिज्या वाले वृत्त जितनी बड़ी है और पूरी मिंग सिटी करीब 60 से 70 की मी की त्रिज्या के वृत्त में बनी हुई है, जिसके बिल्कुल केंद्र में ये रॉयल सर्कल मौजूद है। जय और सारा जल्द ही उस बड़े से द्वार के पास पहुंचते हैं जहां पर करीब 9 गार्ड तैनात थे और जब जय उनके लेवल को चेक करता है तो वह हैरान रह जाता है। वे सभी धर्म स्टेज के पीक पर थे और सामान्य योद्धाओं से काफ़ी ताकतवर थे, ये उनकी आभा से ही पता चल रहा था। वहीं उनमें से 2 योद्धा शक्ति रैंक पर थे, जो शायद उनके कप्तान थे। सारा उनमें से एक के पास जाती है और कहती है, चौटाला अंकल मैं अपने साथ एक दोस्त को भी अंदर ले जाना चाहती हूँ। सारा की बात सुनकर उन 2 कप्तानों में से एक सारा की तरफ देखता है और फिर जय की तरफ देखता है, फिर कहता है, कोई परेशानी प्रिंसेस सारा, लेकिन हमें जय की जांच करनी होगी और उसका नाम दर्ज करना होगा। ये सुनकर सारा थोड़ी उदास होती है और जय की तरफ देखती है। जय भी समझ जाता है उसे ये सब कराना ही होगा, इसलिए वह सारा को कोई परेशानी न होने का इशारा कर देता है और उस गार्ड की तरफ चला जाता है। वहीं सारा को ये सब नहीं कराना था, वह सीधा द्वार से निकलती है और दूसरी तरफ जाकर जय का इंतजार करने लगती है। जब वह इंतजार कर रही थी तभी उसे एक मीठी सी आवाज़ आती है, छोटी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। यह आवाज़ सुनकर सारा को मुड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, यह उसकी बड़ी बहन श्रुति की आवाज़ थी। वह कहती है, मैं जय का इंतजार कर रही हूँ, उसका नाम दर्ज किया जा रहा है। उसकी बात सुनकर श्रुति पहले तो गहन सोच में डूबती है और फिर कुछ याद करती हुई कहती है, जय वही दोस्त जिसने तुम्हारी जान बचाई थी और जिसे सुबह तुम सिटी घुमाने के लिए ले गई। सारा ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सर हिला देती है। वहीं श्रुति भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वे दोनों फिर अपनी हंटिंग टीम पर बात करने लगती हैं, जिसमें श्रुति सारा को शामिल करने के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि उसने अभी तक धर्म स्टेज में प्रवेश भी नहीं किया था। उन दोनों के बीच शर्त लगी थी कि अगर सारा अगले 15 दिन में धर्म स्टेज पर नहीं पहुंच पाई तो वह उसे साथ नहीं ले जाएगी, और उस शर्त के 10 दिन गुजर गए हैं। जब वे दोनों आपस में बात कम बहस कर रही थी तभी जय का सारा लेखा जोखा खत्म होता है और वह सारा के पास आ जाता है। वहां पर वह श्रुति को भी खड़ा पाता है तो वह उसे ग्रीट करता है, प्रिंसेस। श्रुति भी उसे ग्रीट करती है और कहती है, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, तुम मुझे केवल श्रुति ही कह सकते हो। जब वे तीनों आपस में इस तरह बात कर ही रहे होते हैं तभी एक आवाज़ आती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में, एपिसोड 144। जब जय, सारा और श्रुति आपस में जान पहचान बढ़ा रहे थे तभी वहां पर एक मध्यम आयु के इंसान की एंट्री होती है। ये व्यक्ति करीब 35 से 40 साल का सुंदर सा आदमी था। वह कुछ महंगे से दिखने वाले कपड़े पहना हुआ था जो हंटर सिटी की कल्चर से पूरी तरह जुड़े हुए थे। जय ने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। वह सारा और श्रुति की ओर उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए मुड़ता है।
उन दोनों के चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान चिपकी हुई थी। वे दोनों जय के पास से तुरंत भागती है और किसी 10 साल की बच्ची की तरह उस आदमी के गले लग जाती हैं। वह आदमी पहले तो थोड़ा हक्का बक्का दिखने की हरकत है, फिर हंसने लगता है और दोनों की पीठ को थपथपाता है। कुछ देर बाद श्रुति कहती है, तो आपको अपने उस तथाकथित काम से समय कैसे मिल गया? अपनी बेटी की बात पर वह आदमी मुस्कुराता है और फिर कहता है, तुम दोनों को अपने इस नए दोस्त से फुर्सत मिले और अपनी उसी शर्त से बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले कि मैं पिछले 2 दिनों से छुट्टी पर ही हूँ, बस थोड़ा बहुत ही काम है जो तुम्हारे जयवीर चाचा संभाल लेते हैं। उस आदमी की बात सुनकर दोनों लड़की थोड़ा शर्मिंदा होती है और फिर बच्ची की तरह हरकत करते हुए कहती हैं, अब आप हमें इस सब का जिम्मेदार बता रहे हैं। एक बार घर पहुंचने दो, मैं मम्मी से सब कुछ पता करूंगी। ये सुनकर वह आदमी थोड़ा घबराने का नाटक करते हुए कहता है, तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो, अब क्या तुम मुझे अपने इस दोस्त से नहीं मिलवाओगी? उस आदमी की बात पर दोनों लड़कियां जय की तरफ देखती हैं और फिर सारा उछलते हुए कहती है, मैं बताती हूँ। आपको याद, मैं कुछ दिन पहले अंकल गॉड के साथ हंटिंग पर गई थी। के साथ नहीं, जबरदस्ती करके उनके साथ। वह आदमी सारा की टांग खींचते हुए कहता है, हाँ, मैं जल्द ही ताकतवर बनकर अकेली ही ट्रेनिंग पर जाऊंगी, देख लेना आप। उफ, मैं कहाँ थी? हाँ, तो मैं जब अंकल गॉड के साथ हंटिंग पर गई थी तो आपको तो पता ही मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे एक लड़के ने बचाया था, वह लड़का यही है। उसकी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर पहले तो थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि शंकर ने उसकी बच्ची के साथ क्या करने की कोशिश की थी, इस वजह से वह सीधा साल्वे खानदान से भिड़ने के लिए भी जाने को तैयार था, लेकिन सबूत न होने की वजह से उसके भाई ने उसे रोक लिया। उस गुस्से के बाद वह जब जय को देखता है तो उसकी आंखों में शुक्रिया को साफ पढ़ा जा सकता था। वह कहता है, तो वो फरिश्ता यही है। ये कहकर वह आगे बढ़ता है और जय के पास पहुंच जाता है। वह जय को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर झुकते हुए कहता है, मैं तुम्हें मेरी बच्ची को बचाने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया कहता हूँ, और अगर तुम्हें किसी भी काम की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी उस काम में हर हाल में मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वह पूरी तरह जय के सामने झुकने वाले थे, लेकिन जय उन्हें पहले ही रोक लेता है। वह कहता है, अरे नहीं, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उस वक्त वही किया जो मेरे जैसे सज्जन आदमी को करना चाहिए। आखिर में इतनी सुंदर लड़की को इस तरह उस शैतान के हाथों में कैसे देख सकता था? उसकी बात सुनकर सारा के चेहरे पर हल्का सा ब्लश आ जाता है, वहीं श्रुति जय की बात पर भौचक्की रह जाती है। आखिर में ये लड़का बेशर्मी नहीं छोड़ने वाला। उस आदमी को भी जय थोड़ा दिलचस्प लगता है। वह कहता है, मेरा नाम सूरज सेन है और मैं इस सिटी का लॉर्ड हूँ, तुम मुझे बड़ा भाई कह सकते हो। ये सुनकर जय भी एक पल के लिए भौचक्का रह जाता है, फिर वह अपना चेहरा उस आदमी के पास लाता है और फिर धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहता है, मैं आपको कुछ कहूँ उससे पहले उन दोनों की तरफ देख लीजिए। जय की बात सुनकर वह आदमी हल्का सा सर घुमाकर सारा और श्रुति की तरफ देखता है। वे दोनों इस वक्त उसकी तरफ ही घूर रही थी। कुछ ही देर में सारा और श्रुति दोनों सिटी लॉर्ड उर्फ अपने पिताजी की तरफ बढ़ती हैं और कहती है, बुरे आदमी, आपको शर्म नहीं आती हमारी उम्र के इंसान को अपना भाई बनाते हुए? इससे जय भी आपकी तरह बुरा महसूस करेगा। अपनी बेटी की बात सुनकर वह आदमी शर्म से हंसता है और कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं अभी केवल 37 साल का ही तो हूँ और कल्टीवेशन की दुनिया में ये कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन सारा कहती है, हाँ ज़्यादा नहीं, लेकिन जय हमारी उम्र का है और इसलिए उसकी उम्र आपसे बहुत ही कम है, और आप उसे अपना भाई बनाओगे तो मुझे उसे चाचा छी में तो ये सोच भी नहीं सकती अपनी उम्र के किसी लड़के को चाचा कहना। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सारा की बात सुनकर वह आदमी समझ जाता है कि उसे जल्द ही मुद्दा बदलना होगा, वरना उसकी बेटी उसकी सारी पोल खोल देगी। वह तुरंत जय से कहता है, जय बेटा, अगर मेरा अनुमान सच है तो तुम हंटर सिटी में पहली बार आए हो, तुम्हें यहाँ पर घूमना चाहिए। जय भी समझ जाता कि ये सिटी लॉर्ड क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है, जी अंकल, सारा ने मुझे सारा शहर घुमा दिया है। जय की बात पर सिटी लॉर्ड सारा की तरफ देखते हैं और हंसते हैं और फिर जय से कहते हैं, तो फिर तुम दिन भर घूमकर थक गए होगे, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। सारा बेटा, श्रुति बेटा, तुम जाओ, जाकर जय को हमारा घर दिखाओ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है इसलिए मैं कुछ समय में आता हूँ, खाना खाने से पहले तक मैं वापस आ जाऊँगा। उसकी बात सुनकर सारा एक रूठने वाली शकल बनाती है और जय को खींचकर आगे ले जाती है। श्रुति भी अपने पिताजी की तरफ सर हिलाती है और सारा के पीछे पीछे चल देती है। सूरज सेन उर्फ सिटी लॉर्ड अपना सर हिलाते हैं और द्वार की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर जय को सारा द्वारा खींचा जा रहा था। जय भी असहाय था, वह इस लड़की को नाराज नहीं कर सकता था। उसे पता था कि वह थोड़ी उत्साहित है जय को अपना घर दिखाने के लिए। वहीं श्रुति आराम से पीछे ही आ रही थी और जय की हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे अपनी बहन के बारे में अच्छे से पता था कि वह अभी भी थोड़ी बच्ची है और उसका बचपना अभी तक गया नहीं है। वे दोनों कुछ ही देर में एक बड़े से दरवाजे के आगे पहुंच जाते हैं। उस दरवाजे पर केवल 2 ही गार्ड थे, लेकिन जय अपने सेंसेस पर भरोसा करता है और फेरी आइस की मदद से देखता है तो वह बहुत ही हैरान रह जाता है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 145।
जब जय, सारा और श्रुति के घर पर पहुंचता है, जो कि घर नहीं महल था, तो वहां द्वार पर केवल 2 गार्ड्स को देखकर हैरान रह जाता है। उसने रास्ते में अन्य घर भी देखे थे, लेकिन उन महलों के द्वार पर गार्ड्स की एक पूरी फौज तैनात थी और यहाँ सबसे बड़े महल पर केवल 2 ही गार्ड, और आपको बता दूं ये सिटी लॉर्ड का घर है। जय इस डाउट को दूर करने के लिए अपने सेंसेस को चालू करता है और आसपास देखने लगता है। जय भले ही एक धर्म स्टेज का योद्धा था, लेकिन उसके पास किसी शक्ति रैंक के योद्धा जितनी ताकतवर सन्स मौजूद थे। जब उसने इस बारे में गॉडफादर से पूछा था तो उन्होंने जय को बताया था कि उसकी आंतरिक आत्मीय शक्ति किसी सामान्य योद्धा से कहीं ज़्यादा है। आत्मीय शक्ति सीधी तरह से कल्टीवेशन या फिर फाइट में मदद नहीं करती, लेकिन ये किसी योद्धा के सेंसेस को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे वह आसपास के वातावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। कुछ ही चीज़ें उसकी नज़र से छुप पाती हैं। जय की यह आत्मीय शक्ति बाकी के योद्धाओं से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। ये वह शक्ति थी जो उससे वे योद्धा भी नहीं छीन पाए थे जो उसकी माँ को लेने आए थे। इस घटना को मैं बचपन की यादें टाइटल वाले एपिसोड में बता चुका हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और कड़ियाँ अभी मिलाने की कोशिश न करें। गॉडफादर ने भी यह महसूस किया था, इस कारण उन्होंने जय को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हालांकि यह मुख्य कारण नहीं था, लेकिन ये उन कारणों में से एक था। जब जय अपने सेंसेस को एक्टिवेट करता है तो आसपास की सारी चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। वह आसपास उड़ रहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को आराम से महसूस कर सकता था। वह उन्हें बंद आंखों से देख भी सकता था, लेकिन वह केवल उनके स्ट्रक्चर को देख सकता। जय अब ये सब छोड़ो, आसपास किसी की मौजूदगी को देखने लगता है और जल्द ही उसे उसका जवाब मिल जाता है कि क्यों यहाँ पर केवल 2 ही गार्ड मौजूद हैं। पहली बात तो ये गार्ड जो मामूली दिख रहे हैं, मामूली बिल्कुल भी नहीं हैं। उनके असली रैंक शक्ति रैंक है, जबकि कोई भी आम व्यक्ति उन्हें केवल धर्म रैंक पर ही समझेगा। और दूसरी बात, वे मामूली शक्ति रैंक के योद्धा नहीं है। जय उनकी आभा से ही बता सकता था कि वे अपने लेवल के 10 योद्धाओं को आराम से रोक सकते हैं। वहीं इन सब के अलावा आसपास 10 योद्धा छुपे हुए हैं जो इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, दरवाजे के पास बने घर में जो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जो किसी मरीज की तरह लग रहा है और कोई भी उसे केवल एक साधारण सा बूढ़ा आदमी ही समझेगा, वह साधारण बिल्कुल भी नहीं है। जय उसकी उपस्थिति को ही बड़ी मुश्किल से महसूस कर पाया था। वह अपने आसपास एक अलग आभा लिए हुए जो उसे एक साधारण इंसान बताती है, लेकिन अगले ही पल वह आभा उसे एक अलग ही ताकत प्रदान करती है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में, लेकिन जय इसे हल्के में लेने की बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता था। कम से कम वह इतना तो जानता था कि वह किसी भी हाल में उस बुरे आदमी को नाराज नहीं कर सकता। जय ये सब सोच ही रहा था, तब तक वे तीनों उस द्वार के आगे पहुंच जाते हैं। सारा और श्रुति को देखकर वे दोनों गार्ड्स ग्रीट करते हैं। फिर उनकी नज़र जय पर जाती है। उन्होंने जय को पहली बार देखा था, इस वजह से वे उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे। इस वक्त सारा आगे आती है और कहती है, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम जय है और आपको कोई भी जांच करने की ज़रूरत नहीं है, पिताजी ने हमें आज्ञा दे दी है। उसकी बात सुनकर वह गार्ड और भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे। लेकिन इस वक्त उस छोटे से कमरे से आवाज़ आती है, जाने दो। यह आवाज़ केवल उसके दिमाग में ही आई थी। वह सैनिक इस आवाज़ को सुनकर उस कमरे की तरफ देखता है और फिर जय की तरफ देखता है। फिर कहता है, ठीक है प्रिंसेस। सारा जय को फिर से खींचती है और अपने साथ ले जाती है। लेकिन जाने से पहले जय उस कमरे की तरफ देखता है, क्योंकि उसने अभी कुछ फ्लक्चुएशंस महसूस की थी जो उस कमरे की तरफ से आई थी। उस कमरे में बैठा बूढ़ा आदमी, जिसकी अभी तक आंखें बंद ही थीं, अपनी आंखें खोलता है और जय की दिशा में देखता है। हालांकि उसके सामने एक दीवार थी, लेकिन वह दीवार उसके लिए कुछ भी नहीं थी। वह जय और हर किसी की एक एक हरकत को देख सकता था। वह बुदबुदाता है, दिलचस्प, इतना तेज लड़का। ये सब कहने के बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर से पुरानी मुद्रा में चला जाता है। वहीं पैलेस में सारा जय को पहले की तरह खींचते हुए ले जा रही थी। जय भी उसके पीछे पीछे बिना किसी प्रतिरोध के जा रहा था। सारा इतनी तेज भी नहीं चल रही थी और कुछ गुनगुनाते हुए अपनी ही धुन में चल रही थी। उसे जय की बिल्कुल भी सूझ नहीं थी। जय तभी कुछ सोचता है और पीछे आ रही श्रुति की तरफ मुड़ता है। वह कहता है, यहाँ पर सुरक्षा हमेशा इतनी ही सख्त रहती है या फिर अभी शहर में कुछ हो रहा है। वहीं जय की बात सुनकर श्रुति को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या कह रहा है। वह कंफ्यूजन वाली शक्ल बनाते हुए कहती है, इतनी सख्त सुरक्षा, ये तुम क्या कह रहे हो? द्वार पर तो सिर्फ 2 ही गार्ड थे। उसकी बात सुनकर जय समझ जाता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी जय कुछ महसूस करता है और हैरान हो जाता है। उसने ये दिन में महसूस किया था, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह अब जब ये सब महसूस करता है तो दंग रह जाता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।